तो हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी। आशा करता हूँ कि एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आपको पता होगा जब हम लोग एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 इन सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एकदम परफेक्टली और साथ में उदाहरण, ये सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग पूरा परफेक्टली क्लियर किए हुए हैं। अगर आप इस सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये तो वीडियो का जब लास्ट का एंड स्क्रीन आएगा, लास्ट जब वीडियो का समाप्ति हो तो वहाँ पे एक एंड स्क्रीन होगा, वहां से आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। खैर हम लोग देखते हैं जो आज की वीडियो में क्या क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 13.5 की एक छीक चूंकि आपको पता होगा एक छीक में क्वेश्चन जो होता है थोड़ा यूनिक आता है। हर टीचर इसका सोल्यूशन नहीं करके जल्दी दिखाता है। ठीक है, लेकिन हम तो करेंगे। हम लोग एक संकल्प लिए हुए हैं कि पूरी बारीकी से हर एक एक्सरसाइज का एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर करना है, इसलिए हम तो एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए हम लोग क्वेश्चन को लिखे हुए नहीं है क्योंकि ज़्यादा लेंथ हो जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। इस टाइम को बचाने के लिए हम क्वेश्चन को नहीं लिखे हुए हैं। क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ेंगे, स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करेगा, आप वहां से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो एक नंबर कह रहा है व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले इतना जो पॉइंट बोला है उसको पहले ज्ञात करते हैं। ठीक? तो ये एक बेलन है, इस बेलन पर एक तार को लपेटा गया, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लपेट दिया गया है। हम सिर्फ इतने बना कर रख दिए, आप जो है जब फेयर करिएगा तो पूरा का पूरा लपटा हुआ दिखा दीजिएगा। ठीक है, हम सिर्फ इतने लपेट के बतला दिए। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक इस पूरा तार को लपेटा गया है। ठीक है, इस तार का व्यास इसमें दिया हुआ है, इस तार का व्यास 3 मिलीमीटर है। इसका जो व्यास दिया हुआ है 3 मिलीमीटर दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, अच्छा रहेगा। तार का व्यास 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो तार का व्यास 3 मिलीमीटर दे दिया है। ठीक है, और तार जो है ये जो तार आप देख पा रहे हैं ये बेलन पे पूरा सर्पिलाकार से लपेटा गया है। ठीक है, और ये बेलन का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास 10 सेंटीमीटर, इसको भी लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इस ऊंचाई के साथ साथ व्यास दे दिया है तथा व्यास व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बदल देंगे, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 10/2 सेंटीमीटर। कटाया हुआ भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट देखिएगा, ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर में क्यों है, इसको भी सेंटीमीटर बदल देते हैं। और आपको पता होना चाहिए जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर बदलते हैं तो 10 से भागा करेंगे, यानी 3 में 10 से जब भागा करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। ये रहा सेंटीमीटर में। ठीक है, आगे क्या कर रहा था, बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। ये बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए वक्र पृष्ठ कहने का मतलब क्या होता है। एक पेपर ले लेते हैं, शायद पेपर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक बेलन है, बना देते हैं बेलन को। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये जो है एक टेम्पोररी बेलन है जो बना दी है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये एक बेलन है जिसका ऊंचाई देख पा रहे हैं, ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ। ठीक है, 12 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो चुका है और इसका व्यास जो है यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी बेलन पर एक तार को लपेटा जा रहा है इस प्रकार से, यूं ऐसे करके। ठीक है, ये थोड़ा लूज पेपर है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं पूरा बढ़िया से हो जाए। तो ऐसे करके पूरा बढ़िया से इस तार को लपेटा जा रहा है इस पर, पूरा बढ़िया से क्या किया, लपेटा दिया गया है तार को। तार का व्यास 3 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर बदलते 0.3 सेंटीमीटर आ गया। तो इतना हो जाने के बाद में इसके आगे पूछ रहा है ये तार यहाँ से लेकर यहाँ लपेटते 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 जब यहाँ से लेकर यहाँ जब हम देखते हैं
इस तार को निकाल के जब देखेंगे तो कितना लंबा तार हो रहा है, इस तार का लंबाई हमें ज्ञात करना है। मतलब मान लीजिए ये जो बेलन है यहाँ से लेके यहाँ हम तार को लपटे हैं, ठीक है, लपेटते गए लपेटते गए लपेटते लपेटते पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लपेट दिए तार को, ठीक है। अब तार को लपेट देने के बाद अब हम तार को यहाँ से जब लपेट दिए तो अब तार को निकालेंगे और देखेंगे तार कितना लंबा गया, आखिर ये तार है कितना लंबा। इस लंबाई को, तार की लंबाई को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, तार आखिर इसमें लेपटा कय गो गया है। ऐसे हो सकता है ना 10 गो 15 गो 20 गो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ जो लपेटा गया था कि तार कितना गो लपेटा गया है। पहले लपेटनों की संख्या निकाल लेते हैं, तार कितना गो लपेटा गया है। जैसे मान लीजिए एक तार जो है 10 सेंटीमीटर लपेटा गया था, दूसरी का तार 20 30 ऐसे कर करके हम नाप के निकाल सकते हैं। पहले तार कितना गो लपेटा गया है वो तार निकाल लेते हैं, उसके बाद लंबाई निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो लपेटनों की संख्या लिखेंगे, तार के लपेटन छोड़ फेरन अच्छा लगेगा, फेरन सबसे, तार के फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या। लपेटन भी लिख सकते हैं लेकिन लपेटन थोड़ा अजीब भाषा लग रहा है, ठीक है। फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या लिखा। तार के फेरों की संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका, ये जो लंबाई दिख रहा है यानी बेलन, बेलन की ऊंचाई, इस बेलन की ऊंचाई में भागा कर देंगे तार का व्यास। व्यास कहने का मतलब जो है तार कितना मोटा है, तो इस बेलन की ऊंचाई में तार का व्यास, इससे जब भागा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा तार के फेरों की संख्या, यानी तार का कुल टोटल कितना को फेरा है, कितना को फेरा किया गया इस तार में, इस बेलन पे कितना फेरा किया गया, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और तार का व्यास, व्यास इसमें देख पा रहे होंगे 0.3 है। सब सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर बदलने से 0.3 आया। दशमलव नीचे से उड़ाएंगे तो ऊपर एक जीरो जाएगा और कटाएंगे तो 40 आ जाएगा। यानी इसमें जो देख पा रहा है तार के फेरों की संख्या, यानी इस बेलन पर कितना को फेरा है तार का, तो 40 को फेरा है। यानी ऐसे गोल घुर्मियाते 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 कुल टोटल 40 को फेरा है इस तार का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो कि तार के एक फेरा की लंबाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बेलन में तार का एक फेरा की लंबाई निकालते हैं। कहाँ गया जो हम लोग बेलन बनाए थे, टेम्पोररी यही बेलन था ना, ठीक है। तो ध्यान से कंसंट्रेट करिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का है लेकिन समझ में आपको आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो ये बेलन है, तो इस बेलन पे आपको पता होगा कि हमको 40 को फेरा है, इसमें से कर कर के कितना फेरा है, टोटल 40 को इस फेरा है। तो सबसे पहले एक फेरा की लंबाई निकाल लेते हैं। जैसे एक फेरा की लंबाई 10 है तो दूसरी का फेरा का लंबाई 20 30 40 ऐसे कर कर के हम लोग 40 फेरा की लंबाई निकाल लेंगे। सबसे पहले एक फेरा की तो लंबाई निकालना होगा, और ये एक फेरा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ गोल घुर्मियाते जा रहा है, गोल घुर्मियाते जा रहा है। तो इस तार के एक फेरा की लंबाई की, ये तार जो नहीं ये बेलन पे जो एक फेरा के उसका लंबाई कितना है पहले वो निकालना जरूरी है। तो तार के एक फेरा की लंबाई बराबर किसके लिख सकते हैं, जैसे ये जानिएगा, जैसे ये आयत हो गया, ठीक है। आयत पे कोई अगर व्यक्ति यहाँ पे चल रहा है, जब यहाँ पे कोई व्यक्ति चल रहा है यानी पता है आपको ये परिधि पे चल रहा है, क्या चीज चल रहा है, परिधि पे चल रहा है। परिधि उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग चलते हैं। तो इस पे अगर एक आदमी चल रही है यानी परिधि पे चल रहा है, जैसे ये त्रिभुज हो गया, तो कोई अगर आदमी त्रिभुज पे चल रहा है इसका मतलब किस पे चल रहा है, वो परिधि पे चल रहा है। जब ऊपर ऊपर जब हम टच करते हैं वो परिधि पे टच है, जैसे हम लोग खेत में चलते हैं आर धर के चलते हैं, खेत के बीच से तो नहीं जाते हैं, आर धर के जाते हैं, यानी परिधि पे हम लोग लात रख के जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से बेलन पे जो ये तार को लपेटा गया है, जिस 40 को पूरा फेरा है इसका, एक तार का फेरा ये परिधि पर लपेटा गया है, परिधि पर, ठीक है। यानी पूरा गोलटू है, बेलन पूरा गोलटू होता है। तो एक फेरा की लंबाई, ये पता होगा ब्रीथ के जैसा ये पूरा गोल गुलाई है, ठीक है। ब्रीथ, अब ब्रीथ के किस पर टच करते, परिधि पे टच करते जा रहा है, ऊपर ऊपर टच करते जा रहा है, यानी ब्रीथ की परिधि पे टच करते जा रहा है। तो तार के एक फेरा की लंबाई बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि पे हम लोग टच करते जा रहा है। और पता होगा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता
पाई का मान 3.14 ले लेते हैं गुने आर त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या इसका क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तो ब्रीथ हो गया, इसका त्रिज्या क्या होता है, जब यहाँ से लेकर यहाँ जो होता है, ध्यान से देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ जो है 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होता है, इसका आधा होता है, इसका आधा यानी 10/2, कितना टू हो जाएगा, 2 टू हो जाएगा, आर का स्क्वायर इसलिए 2 टू हो जा रहा है, तो दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ पे 100 चलाएगा, तो ये 100 से एक जीरो और ये खत्म हो गया, यहाँ से कटाएंगे तो 15 मरतबे कट जाए। तार की एक फेरा की कार इस प्रकार कितना को फेरा है, इसका 40 फेरा है, तो यहाँ यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए चलिए हम लोग यहाँ बना देते हैं इसको। ठीक है, तो 40 फेरों की लंबाई, एक फेरा की लंबाई तो 40 फेरा की लंबाई हो जाएगा, यानी 40 फेरा की लंबाई तो निकल चुका है। इसमें कुछ और भी कर रहा था क्वेश्चन में, दो ठू बात कह रहा था निकालने के लिए, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बोला है, द्रव्यमान भी करा ज्ञात करने के लिए और लंबाई भी ज्ञात, लंबाई तो हम लोग ज्ञात कर चुके, चलिए द्रव्यमान, द्रव्यमान करने का मतलब आयतन, आयतन इसका ज्ञात करना। ठीक है, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो तार का द्रव्यमान निकाल, चूंकि तार का द्रव्यमान, द्रव्यमान करने का मतलब होता है आयतन। अब तार किस चीज का बना होता है, जैसे तार, जैसे मान लीजिए मोटा तार है, ऐसे करके बहुत लंबा तार गया, ठीक है, लेकिन देखेंगे ये तार गोल, ये गोल गोलाई होता है, और ये गोल गोलाई जो तार जो जाता है ये बेलन के जैसे ही तो होता है, गोल गोलाई यानी बेलन के जैसा होता है। इसका मतलब हो गया जी, यहाँ पे हम बेलन का फॉर्मूला लगाएंगे, तार का द्रव्यमान यानी आयतन, तो किसका आयतन लगाएंगे, बेलन का आयतन लगाएंगे। आपको पता ना, जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है 2 पाई r² ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है। तो 2 रहने देंगे, पाई का मान यहाँ 22/7 रख देते हैं, आर त्रिज्या, त्रिज्या चूंकि ये तार का त्रिज्या है, तो तार का व्यास है 0.3 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या बदलेंगे, तो त्रिज्या बदलने का मतलब है इसको 2 से भाग करेंगे, तो गुने 0.3/2। एच, तार का ही एच पूछ रहा है, यानी तार का एच ये है, पूरा कुल टोटल लंबाई निकाल के 40 फेरों की लंबाई यहाँ पर है, 40 फेरों की लंबाई निकाल लिया गया। अब कुछ करना नहीं, सिर्फ इसको कटा देना है, तो ये दो से ये दो कैंसिल हो गया, ये 11 मरतबे खत्म हो गया। तो देख लेते हैं गुना करके, अब सभी में गुना कर देंगे, तो सभी में गुना करने से आ जाएगा 88.81 सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि द्रव्यमान है इसलिए आयतन है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा और आगे बात बोला था, और क्या बोला था वो थोड़ा सा रिपीट फिर से करना पड़ेगा। हाँ, तो कह रहा था कि यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर तार का जो है घनत्व दे दिया है 8.8 ग्राम, यानी तार की ये जो तांबे का जो तार है उसका घनत्व बोल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, चूंकि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब पर तार का घनत्व, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर तार का घनत्व 8.88 ग्राम है। ठीक है, तो 88.81 सेंटीमीटर क्यूब पर तार का घनत्व होगा, कितना होगा, 8.88 ग्राम में गुना कर देंगे 88.81। ठीक है, तो गुना करने पे आ जाएगा 788.63, लगभग इतना ही आएगा, लगभग लिख देते हैं लगभग।
लगभग इतना ही आंसर आना चाहिए, ठीक है, ग्राम। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट करके हमने समझाया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। देख पा रहे हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। को उसके कर्ण के परिगत घुमाया जाता है। कर्ण के परिगत आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में अगर ये समकोण, ये कोण है तो इसके सामने का कर्ण होता है, ठीक है। सामने का समकोण के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है। निचला वाला आधार होता है और ये जो सीधा होता है क्या होता है, वो ऊंचाई होता है, यानी लंब होता है। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज होता है, पता है आपको। तो समकोण त्रिभुज में इसके सामने का कर्ण होता है, ठीक है। निचला वाला क्या होता है, आधार होता है, और साइड वाला क्या होता है, लंब होता है। इसको लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, एच कहिए या लंबाई कहिए, ठीक है। और निचला आधार होता है, कर्ण ये होता है। तो ये समकोण है, इसके सामने का कर्ण है और इस कर्ण के परिगत घुमाया जा रहा है, यानी इस पे एक और इस प्रकार घूम जाएगा, ठीक है। साफ सेम टू सेम ऐसे ही घूम जाएगा, ठीक है। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ 4 ये भी होगा, ठीक है। और ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 3 ही हो जाएगा। नाम लिख देते हैं सब चीज का, क्या क्या नाम है। ए बी सी है तो इसको ए बना देते हैं, इसको बी डैश कर देते हैं, बी डैश और सी कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाने के बाद में इसके बीच में एक डॉट डॉट रेखा बना देते हैं, समझने में आसानी होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा बना देते हैं और इस प्रकार से इसको घुमा देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये ऊपर वाला भाग को देखेंगे इस प्रकार से, यानी शंकु है। याद नहीं हो तो हम बता दी, ये शंकु जैसे दिख रहा है। और नीचे वाला ध्यान से देखेंगे, नीचे वाला तो इस प्रकार से है। ये नीचे एक और शंकु है, 2 शंकु है। ध्यान से देखिएगा। इस लाइन को थोड़ा देर के लिए अगर हम भूल जाते हैं, इस लाइन को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, सिर्फ ये देखिए, इसके ऊपर वाला शंकु है, इसके नीचे वाला भी क्या है, शंकु है। ये 4 है और इधर भी क्या है, 4 है। इसके नीचे 3 है तो ये भी क्या है, 3 है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे में क्वेश्चन। हम्म, तो कर्ण के परिगत घुमाया जाता है। हाँ, कर्ण के परिगत हम लोग घुमा चुके हैं और जितना चीज डेवलप हुआ सब कर चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। दो शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल देख पा रहे हैं। इस ये जो दो ठो शंकु बन रहा है, इसका आयतन भी ज्ञात करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो दोनों का दोनों ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं। आयतन ज्ञात करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों शंकु का। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है, जिसमें 1/3 तो ठीक है, पाई का मान 22/7 हम रख देंगे। आर त्रिज्या और एच आ गया। तो आपको पता है त्रिज्या शंकु में यहाँ से लेकर यहाँ को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। और एच यहाँ से लेकर एच इसको होता है कितना हाइट होता है। लेकिन दो ठो शंकु है तो दोनों में क्या करना है, हमें दोनों में आर पता नहीं है और दोनों का एच पता नहीं है। क्यों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। एच हाइट, ये तो तिर्यक लंबाई हुआ ना, हाइट इसका कहाँ है, एच कहाँ है इसका, एच हमें पता करना होगा। और इसका त्रिज्या, त्रिज्या भी तो पता नहीं है हमें, त्रिज्या भी पता करना होगा। जब ये दोनों पता हो जाएगा तभी तो जाके ये फॉर्मूला बैठाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु के आयतन बोल लिए तो उसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर और एल। पाई का मान तो 22/7 रख देंगे, लेकिन फिर यहाँ डाउट हो गया आर। आर तो हमें चाहिए, यानी हमको पता है जब हमें आर और एच निकालना होगा, दोनों शंकु का आर और एच निकालना होगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या निकाला जाए, सबसे पहले ये निकालते हैं, एच। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से
त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लागू कर रहे हैं। कोई समकोण त्रिभुज होता है ना, तो उसमें अगर ये कर्ण होता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण समकोण के सामने को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण यहाँ ए से लेकर सी है, यानी इसको लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कौन होगा, ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर और आधार, आधार ये रहा 3 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर 16 हो जा रहा है और ये हो जा रहा है 9। फिर ए सी का स्क्वायर बराबर हो जा रहा है 25, फिर स्क्वायर उड़ा देंगे तो 25 पे चलेगा वर्गमूल, यानी आगे 5, 5 सेंटीमीटर इसका यहाँ से लेकर यहाँ एच आ गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, पूरा टोटल आया। लेकिन आपको पता है दोनों शंकु है, तो दोनों शंकु दोनों का एच पता होना चाहिए हमें। खैर छोड़िए, फिलहाल हम एक ही से काम चला लेंगे। बोले अब आर तो निकाला जाए, आर त्रिज्या जरूरी है, इसको मानना होगा, या मान लेते हैं इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, देखिएगा चूंकि त्रिभुज एरिया निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कब लगाते हैं, जब पता होगा, जब यह समकोण दे दिया रहता है ना, तो हम लोग आराम से 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई त्रिभुज ऐसे दे दिया है, ये भुजा दे दिया, मान लीजिए 5, ये 4, ये 3 दे दिया, लेकिन ये समकोण नहीं दिए, तो इस त्रिभुज के लिए इसका क्षेत्रफल अलग फॉर्मूला होता है, हीरोन सूत्र, तो वो लागू करते हैं। लेकिन जिसमें समकोण दे दिया रहता है तो हम वही फॉर्मूला लागू करेंगे, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, इसमें तो समकोण है तो हम लागू करेंगे। एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने हो जा रहा है ऊंचाई। ठीक है, तो ये ए बी सी इसका आधार, इसका आधार यानी 1/2 गुने आधार, आधार को लिख सकते हैं बी सी और ऊंचाई को लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, ये त्रिभुज रहा, जैसे साफ सुथरा से वो बना के समझा देते हैं आपको, कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये त्रिभुज है समकोण, तो समकोण के सामने का तो कर्ण हो गया, लेकिन जो इसके सामने रहता है, ये जो पूरा खाड़ा रहता है, वो होता है ऊंचाई, इसका वो होता है उसका ऊंचाई, और जो नीचे रहता है वो होता है उसका आधार होता है। ठीक है, तो बी सी इसका क्या हो जा रहा है, आधार हो जा रहा है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जा रहा है इसका, ए बी हो जा रहा है। तो बी सी बराबर 3 और ए बी कितना हो जा रहा है 4, तो देखा जाए तो 2 दूनी कितना हो जा रहा है 4, यानी 3 दूनी हो जा रहा है 6। ठीक है, अब यहाँ एक और बात नहीं भूलना है, एक और बात जानना जरूरी है। यहाँ से जब हम यहाँ एक यहाँ से यहाँ जब एक लाइन खींचे हैं, तो यहाँ भी एक क्या डिजाइन होता है, यहाँ भी एक समकोण डिजाइन हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी एक समकोण डिजाइन हो रहा है, क्योंकि यहाँ जब यहाँ हम सीधा काटे हैं, यहाँ पे एक सीधा जब काटे हैं, आपको पता होना चाहिए, आप चैप्टर में पढ़े होंगे, पिछले चैप्टर में 6 चैप्टर में पढ़े होंगे, जो समकोण के सामने का जब कोई जाके यहाँ काटता है, यहाँ भी क्या बन रहा है, यहाँ भी एक समकोण बनता है। तो यहाँ से जाके सामने यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ भी क्या बन रहा है, एक समकोण बन रहा है। तो यहाँ समकोण लागू हुआ, जहाँ समकोण लागू होगा वहाँ एक फॉर्मूला लिख लेगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ समकोण है, इसको अगर हम समकोण मान लेते हैं, तो समकोण के नीचे वाला जो होता है ये अब क्या हो जाएगा, आधार। जहां समकोण होता है उसके निचला भाग को आधार कहते हैं, और जो सीधा होता है वो खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ समकोण मान लिए, तो समकोण के सामने का आधार ये हो गया अब, और ऊंचाई क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है बी ओ, ये इसका ऊंचाई, खड़ा जो है वही ना उसका ऊंचाई होगा। तो इसका फॉर्मूला लागू करते हैं, एरिया त्रिभुज ए बी सी, इसका लागू करेंगे तो 1/2 गुने आधार ए सी और गुने ऊंचाई हो जा रहा है बी ओ। ठीक, तो 1/2 गुने ए सी पूरा 5 है, और गुने बी ओ यानी हमें यही तो निकालना है बी ओ। ठीक, तो बी ओ बराबर निकालेंगे तो 6 गुने 5/1 है, तो ये हो जाएगा 1/5, ये 1/2 है, ये हो जाएगा 2/1। तो बी ओ बराबर हो जा रहा है 6 दूनी 12, 12/5, यानी यहाँ से लेकर यहाँ जो है 12/5 हमारा निकल गया है, 12/5। ठीक है,
तो हम बतलाए थे जब आयतन निकालना है शंकु का तो इसके लिए कितना चीज जरूरी है, आर पता हमें करना था, एच पता करना था। एच तो हम लोग पता कर चुके हैं, आर त्रिज्या, और त्रिज्या देख त्रिज्या कहाँ से क्या बोलता है, यहाँ से लेकर यहाँ त्रिज्या ना होता है। जब यहाँ से लेकर यहाँ 12/5 है तो यहाँ से लेकर यहाँ यही 12/5 होगा। त्रिज्या पता हो चुका है, एच पता हो चुका है, पाई का मान हमें पता है, तो हम डायरेक्टली अब आयतन का फॉर्मूला काहे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। चलिए लिखेंगे, अतः दोनों शंकु का आयतन, दोनों शंकु का आयतन बराबर ऊपरी शंकु का आयतन जोड़ निचले शंकु का, निचले शंकु का आयतन। ऊपरी शंकु का आयतन जोड़ निचले शंकु का आयतन, कोई भी हो शंकु का आयतन का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, पाई यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जोड़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो दोनों में सेम है, लेकिन एच का ना फर्क होता है। देखिए यहाँ पे एच इतना बड़ा है और यहाँ पे एच इसका इतना छोटा है, यानी एच दोनों का अलग होगा। इसको एच एक को मान देंगे क्योंकि एच डैश मान लेते हैं, दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 1/3 पाई, और आर कॉमन है, यहाँ बच जाएगा एच और यहाँ बच जाएगा एच डैश। जब 1/3 पाई आर स्क्वायर जब निकालेंगे दोनों में से तो एच बचेगा, यहाँ एच डैश बच जाएगा। पाई का मान 22/7 रख देंगे, त्रिज्या 12/5, लेकिन 2 हो जाएगा, 12/5 कितना हो, 2 हो जाएगा। एच एच, ये एच ये ऊपर वाला शंकु का और ये एच नीचे वाला, दोनों एच को जोड़ना है, यानी सीधा दोनों को जोड़ने में 5 ना आएगा, 5 हो गया, ठीक। तो 5 से 5 खत्म, तो 1/3 × 12 आराम से कट गया। तो देखेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 × 12, 7×5 = 35। तो कटाने पे आ जाएगा 30.17 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज तो ज्ञात हुआ, अब हमें एक और चीज निकालना था, आयतन के साथ साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना था, तो इस सभी को इरेज करना होगा, सभी को मिटा देते हैं तभी जाके ज्ञात करें। चूंकि दोनों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ऊपरी शंकु का शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ निचले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ऊपरी ऊपरी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ निचली शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ऊपरी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, शंकु ही है, ऊपरी का है नीचे, दोनों तो शंकु ही है, तो पाई आर एल, और निचला भी हो जाएगा पाई आर एल। दोनों में आर क्या है, सेम ही है, लेकिन एल अलग अलग है। इसका एल 4 है तो इसका एल 3 है, तो एल इसको एल डैश कर देते हैं। दोनों में पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो एल जोड़ एल डैश बच जा रहा है। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 12/5, और एल 4×3=7, 7 से 7 कट गया। देखेंगे तो 12 में 22, 22 में 12 से गुना कर देते हैं, 12×2 = 24, हाथ में 2, 12×24, 2 26/5, यानी लिख सकते हैं 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल था इसलिए स्क्वायर में लिख रहे हैं, ये आयतन था इसलिए क्यू में लिखा गया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो 3 नंबर कह रहा है, एक टंकी जिसकी आंतरिक माप 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर है, यानी एक टंकी है जिसका आंतरिक माप बोला है 150 सेंटीमीटर, ये टंकी है 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, एल बी एच दे दिया है इसका मतलब, ठीक है। और इस टंकी में 12,9600 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, इसके अंदर पानी कितना है वो लिख देते हैं, पानी
पानी है 12,96 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर पानी है, इस टंकी के अंदर इतना पानी है। इस पानी में कुछ छिद्र वाले ईंट तब तक डाली जाती है जब तक कि टंकी पूरी तरह मतलब पूरी ऊपर तक भर ना जाए, ठीक है। इस टंकी में ईंटा डाला जा रहा है, ईंटा पता है जब पानी को सोखता है, इसमें तब तक डाला जाएगा जब तक ये टंकी उछल ना जाए, इसका पानी क्या हो जाए, उछल ना जाए, ठीक है। और प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग जो है पानी सोख लेती है। ईंट है तो पानी तो सोखेगा। अब कोशिश ये किया जा रहा है कि इतना ईंट डाल दिया जाए ये टंकी पूरा ऊपर से इसका पानी जो है उछल जाए। पानी कितना है, 12,96 की पानी है। अब इतना ईंट डाला जाए, इतना ईंट डाला जाए जब पानी ऊपर तक उछल जाए। लेकिन जब हम ईंट डालेंगे तो ईंटवा पानी को कुछ सोखबो तो करेगा, और कितना सोख रहा है, 1/17 भाग जो है पानी का ही सोख ले रहा है। यदि प्रत्येक ईंट की माप, ईंट की माप बोल दी, ईंट का माप बतला रहा है 22.5 सेंटीमीटर, 22.5, ये गलती लिख दी है, सिर्फ 22 लिख दी है। एक एक नंबर या एक एक पॉइंट से पूरा आंसर गलत हो जाता है, इसलिए इस सब पे ध्यान देना जरूरी है। 22.5 सेंटीमीटर ये इसका एल है, ये लंबाई है। और बी दे दिया है 7.5 और एच दे दिया 6.5। ईंट का है आयतन दे दिया है, मतलब सॉरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। तो ईंट में कुल कितने, मतलब तो टंकी में कुल कितने ईंट डाली जा सकती है ताकि उसमें से पानी बाहर मतलब कि ना बहे, ठीक है। इस टंकी में कितना गो ईंट डाला जा सकता है, कितना गो ईंट डाला जा सकता है कि पानी इसमें से बाहर ना निकल पाए, कितना गो ईंट डाला जा सकता है। तो ये हमें पता तो नहीं है, तो इसको मान लेंगे। माना कि टंकी में एन ईंट डाली जाएगी। इससे पहले इस दोनों का आयतन निकाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। सबसे पहले लिख लेते हैं टंकी का आयतन। टंकी का आयतन, तो टंकी का आयतन यानी एल बी, एल गुने बी गुने एच, यानी एल है 150, 150, उसके बाद 120 और इसके बाद 110। तो इसके आयतन, इसे गुना कर लेते हैं, गुना करके लिख देते हैं। तो गुना करने पे आएगा 100, 198 पे 4 गो जीरो होगा, 198 पर 4 टू जीरो का गुना करने पर इतना आएगा इसका आयतन। अब इसका आयतन निकालनी है तो ईंट का भी आयतन निकाल लिया जाए। ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ठीक है। तो इसका भी आयतन यानी एल गुने बी गुने एच, 22.5 गुने 7.5 और गुने हो जा रहा है 6.5। इसको भी जल्दी जल्दी गुना कर देते हैं। गुना करें तो ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके गुना कर सकते हैं। तो 1096.875, 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है ऊपर वाला टंकी का आयतन हो गया, ये हो गया ईटा का आयतन, ठीक है। हमें क्या करना है, जो हमें इस टंकी में कितना ईटा डाला जाए जब पानी जो है ऊपर तक उछले नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि अच्छा रहेगा, चूंकि नहीं पहले मानना होगा, माना कि टंकी में एन ईंट डाली जाएंगी। अब बताइए ईंट है कितना गो, तो इस ईंट को एन मान लीजिए, वो नंबर उस संख्या मान लीजिए या कुछ भी आ सकता है। एन कितना भी, 10, 50, 100, 150 कितना भी आ सकता है। तो मान लीजिए टंकी में एन ईंट डाली जा सकती है, कितना ईंट डाली पता नहीं, इसलिए उसको एन मान ली, एन ईंट डाली जा सकती है, ठीक है। माना कि टंकी में एन ईंट डाली जाएगी। अब चूंकि टंकी का आयतन, ठीक है, टंकी का आयतन, इस टंकी का आयतन किसके बराबर होगा, टंकी का आयतन बराबर हो जाएगा एन गुने ईंट का आयतन, एन गुने ईंट का आयतन जोड़, अब ईंट इसके अंदर डाला जा रहा है तो पानी, पानी तो है इसके अंदर, तो जोड़ पानी का आयतन, ठीक।
और एक बात नहीं भूलेगा, ये जो ईंट है, ये जो ईंट है पानी को सोख रहा है। कितना ईंट है पता नहीं है, ईंट जितना ईंट है एक ईंट है 1/17 जितना ईंटा होगा उतना 1/17 से पानी सोखेगा। तो एन पता नहीं कितना ईंट, इसलिए एन मान लेते, एन गुने 1/17 ईंट द्वारा सोखे पानी का आयतन। ठीक है, तो ये जो है पानी को सोख रहा है यानी हटा रहा है, माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस नहीं भूलिएगा। तो टंकी का आयतन, तो टंकी का आयतन तो यहाँ निकाला गया है 198 पे 420 बराबर एन गुने ईट का आयतन। इसका भी आयतन निकाले, इसलिए देखिए हम लोग पहले ही आयतन निकाल लिए, जो सॉल्यूशन करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो 1096.875 जोड़ पानी का आयतन, पानी का आयतन तो दिया हुआ है 1296, उसके बाद माइनस, माइनस है सोखा गया जो है पानी है एन गुने 1/17 ईट द्वारा सोखे गए पानी का आयतन। ठीक, 96.875। ठीक, अब देख लेते हैं जो कोई कटने उठने वाला तो नहीं है। 198 पे 4 नहीं देते बराबर, इस दोनों में कुछ कॉमन होगा, इस कॉमन को निकाल लेंगे। तो एन दोनों में है, यहाँ से लेकर यहाँ देखिए, यहाँ पे एन और साथ में 1096.887, यहाँ पे देखिएगा 1096, ये एन और साथ में ये दोनों कॉमन, दोनों में से बाहर निकालते हैं। तो एन गुने 1096.875, दोनों में से इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा एक माइनस, यहाँ पे एक हो जा रहा है, एक माइनस 1/17 और ये प्लस में रहने देंगे 129600। अब इतना होने के बाद 198 पर 420, इसको माइनस में लेकर आ जाएंगे, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 1296 और 20 बराबर एन गुने 1096.875, इसका बटा घटाव निकाल लेते हैं। ये 17 हो जाएगा और ये 1 हो जा रहा है, इसको घटा लेंगे तो 0, फिर यहाँ से भी ये 0 हो जाएगा, 10 में 6 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 9 में से 9 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 1 हो गया बराबर एन गुने 1096.875 गुने 16/, एन का वैल्यू निकालेंगे तो एन बराबर 1850400 बटे ये जो है बटा में चलाएगा 68.52 गुने हो जा रहा है 16। इसको कटा लेंगे और कटाने के बाद फाइनल जो आंसर आएगा वो लिख देते 1792, इतना लगभग आंसर आने वाला है। ठीक है, यानी टंकी में कितना ईटा डाला जा रहा है, तो 1792 ईटा डाला जाएगा। इतना ईटा हम जब डालेंगे तो ये टंकी से जो पानी जो है नहीं उछलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो 4 नंबर कह रहा है किसी महीने के 15 दिन में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुआ। चलिए जो जो बोल रहा है उसको लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी का घाटी है और इसमें बारिश गिर रहा है, वर्षा हो रहा है, लेकिन जो ये वर्षा, ये जो पानी हुआ है कितना हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर हुआ है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये ऊंचाई कितना बोल रहा है इसका, 10 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे नदी की घाटी की ऊंचाई, यानी लिख देंगे एच बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यदि इस नदी की घाटी का क्षेत्रफल 72,800 किलोमीटर स्क्वायर है। अब ये नदी घाटी जैसे मान लीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार है और इसमें वर्षा हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हुआ है और ये नदी की घाटी का जो ये क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल बोल रहा है 7280 बोल रहा है, 7280, यानी लंबाई गुने चौड़ाई को क्षेत्रफल बोलते हैं।
यानी इसका एल गुने बी बोल दिया है 72,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा ये अलगाव में दिख रहा है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं इसको, 72,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एल गुने बी है ये। आगे पढ़ते क्या कर रहा है, तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी। यानी ये नदी को हम अलग करते हैं, थोड़ा एक और नदी को अब अलग करेंगे, 3 नदी को। ठीक है, 3 नदी, 3 नदी है, तो ये जो एकला जो नदी, इस 3 नदी के क्या समतुल्य है, ये बात बताना चाह रहा है। तो इस नदी का पहले हम लोग आयतन निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद एक नदी का आयतन निकाल के तीनों नदी के आयतन से गुना कर देंगे, इस तीनों नदी को आयतन को जोड़ देंगे, और साथ में इस नदी के आयतन को देखेंगे क्या दोनों का दोनों समतुल्य है। समतुल्य कहने का मतलब होता है लगभग बराबर। देखिए समतुल्य मतलब बराबर को बोला जाता है, ठीक है, लेकिन लगभग हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग आयतन निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे नदी की घाटी का आयतन। आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, होता है बी गुने एच हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा देर रहने देते, थोड़ा और आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तब इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो ये जब हो गया, दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के समान पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 10 72 किलोमीटर लंबी, 10 72 किलोमीटर लंबी, और इसका चौड़ाई देती है 75 मीटर और 3 मीटर। देखिए किलोमीटर मीटर सब चीज में अलग अलग में, सेंटीमीटर में है, तो हम ये करते हैं कि सबको एक जाति में बना देते हैं, सबको मीटर में कर देते हैं। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन थोड़ा आगे पढ़ते हैं तब जाए, क्योंकि गड़बड़ी होने के चांसेस हो सकता था। तो ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल देते हैं। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 0.1 आ जाएगा। आप ये लिख सकते हैं या 1/10 भी लिख सकते हैं। ये किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर, ये मीटर में हो चुका है, किलोमीटर मीटर में बदलेंगे तो पता है जो 1 किलोमीटर जो है 1000 मीटर के बराबर होता है, यानी 72,800। इसमें मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो, किलोमीटर से मीटर बदलेंगे तो 3 जीरो हो गया, आ गया, लेकिन 2 किलोमीटर में है तो 2 मीटर में, यानी 3 जीरो और आएगा। ठीक है, अब ये मीटर स्क्वायर में चला है। अब यहाँ लगा देते हैं, तो एल गुने बी यानी लिख सकते हैं डायरेक्टली 72, 1 2 3 4 5 6, 6 को 0, 1 2 3 4 5 6 गुने एच। एच इसका लिख देंगे 1/10, ये सही रहेगा क्योंकि कटा देंगे, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, तो 72,800 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब नहीं, मीटर क्यूब। जब सब चीज हम लोग मीटर में बदल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन हो चुका है। अब ये जो है ये नदी की घाटी का आयतन, ये तीनों नदियों के क्या था आयतन के बराबर, तीन नदी को आयतन को जोड़कर देखेंगे क्या इसके समतुल्य है कि नहीं है। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा था इसके आगे, जबकि प्रत्येक नदी 10 72 किलोमीटर लंबी। पहले नदी का जो है एल बी एच लिख देते हैं, नदी, नदी की लंबाई यानी एल 10 72 किलोमीटर, शायद किलोमीटर ही कहा है। ठीक है, तो ये किलोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 72 कितना से गुना करेंगे तो 1000 से, ये हो गया मीटर में। एल हो गया, उसके बाद बी, बी भी तो होगा चौड़ाई 72 मीटर, 72 की 75, 75 है, 75 मीटर हो गया। और एच इसका गहराई, गहराई दे दिया है 3 मीटर, 3 मीटर। सब जाति में हो गया। इसका हम लोग आयतन निकाल के देख लेते हैं और चेक करेंगे क्या ये और ये इसके बराबर है कि नहीं। तो नदी, या लिखेंगे 3 नदी का आयतन बराबर 3 गुने एल बी एच, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 72, फिर 3 जीरो गुने 75 गुने 3, सभी का गुना करके देख लेते हैं। 3 3 9, 9 कर देते हैं इसको, और 9 गुने 10 72 0 0 सही है, गुने 75। फाइनल गुना करके डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट ना होके डायरेक्टली फाइनल गुना लिख देते हैं। 72 36 पे 4 को 0 है, 72 36 पे 1 2 3 4,
और आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग लगभग जो है आंसर लगभग लगभग आ गया मीटर क्यूब में। तो हम इसको समतुल्य कह सकते हैं। समतुल्य लिखने के लिए अतः लास्ट में देंगे, अतः 72 8 डबल 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6, ये समतुल्य, समतुल्य का साइन ऐसे ही जाता है। तो 72 36 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो 5 नंबर कह रहा है टंकी की बनी हुई एक तेल की कुपी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छीनक को जोड़ने से बनी है। यदि उसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है और कुपी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो इसके बनने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। टीन की चादर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब टीन की चादर यानी इस कुपी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस कुपी के क्षेत्रफल ज्ञात कर हम देख पा रहे हैं इस कुपी में क्या क्या चीज है। ये एक छीनक है, छीनक है, और एक क्या है, बेलन है। बेलन आपको पता है, छीनक आपको पता है, इस सब का हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, ठीक है, निकाल चुके हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज का जरूरत है ये देखना जरूरी है। तो पहले आकृति देख लेते हैं, आकृति सही है कि नहीं है। आकृति बिल्कुल सही है, ठीक है, आकृति सही है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसका ऊंचाई निकाल लेते हैं। इसका ऊंचाई कितना होता है, क्योंकि ये बेलन का ऊंचाई है 10 व्यास, ठीक है, ये छीनक का व्यास, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ दिया, हमको इसका ऊंचाई पहले पता करना होगा। तो इसका ऊंचाई आराम से पता कर सकते हैं। ये पूरा 22 में से 10 घटा देंगे, तो ये जो 12 सेंटीमीटर आएगा, इस छीनक का ऊंचाई चलाएगा। तो छीनक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लागू करेंगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई R1 जोड़ R2 इंटू होता है एल, ठीक है। पाई का मान तो 22/7 रख देंगे। R1 R2 यानी त्रिज्या बोल रहा है, तो R1 हम लोग उसको बोलते हैं जिसका बड़ा R, मतलब जो बड़ा होता है उसको R1 में गिनते हैं, जो छोटा में होता है उसको R2 में गिनते हैं। तो R1 R2 तो है, ठीक है। एल, तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं, ये इसको एल बोलते हैं, लेकिन एल ये है कहाँ, इसको निकालेंगे। तो एल निकालने का तरीका देखिए। एल बराबर, एल का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर जोड़ होता है आर का स्क्वायर। लेकिन R1 में से माइनस कर देंगे R2, इस पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। एल का स्क्वायर बराबर एच, इसका एच कितना है, तो इसका एच है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ R1 में से R2। यहाँ पे लिख देते हैं माना, माना R1 बराबर यानी 18/2। ये यहाँ से यहाँ ब्यास है, त्रिज्या में बदलेंगे तो 18/2 करेंगे यानी आधा करेंगे। R2 बराबर 8/2, ये 8 है, ये भी 8 है, यानी इसका ब्यास है, त्रिज्या में बदलेंगे तो 8/2 हो जाएगा। तो देखा जाए तो 18/2 माइनस हो जा रहा है 8/2 का होल स्क्वायर। एल का स्क्वायर यानी 144 हो जा रहा है, और ये हो जाएगा 9, ये हो जा रहा है 4, इसका होल स्क्वायर। एल का स्क्वायर 144 और जोड़ 5, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ देंगे तो 169 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चल जाएगा 169, यानी हमारा एल बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। एल तो आ गया 13, तो हम लागू कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुपी, कुपी का क्षेत्रफल बराबर छीनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ बेलन के वक्र पृष्ठ, पृष्ठ सही से लिखना होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो छीनक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई R1 जोड़ R2 इंटू के एल, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R H, ठीक है।
पाई का मान, दोनों में से पाई को कॉमन ले लेते हैं और ये हो गया R1 जोड़ R2 यानी 9, 9 को हो गया, ये हो जा रहा है 9 और ये हो जा रहा है 4, 9 को 4 को 13, टाइप 13 लिख देते हैं इसको, गुने 13 और गुने हो जा रहा है एल। एल का मान निकाल चुके, एल का मान भी है 13, एल का मान 13। ठीक है, दोनों में से पाई कॉमन लिया गया है तो जोड़ 2 या आर। ये आर किसका है? ये आर आपको पता होना चाहिए, ये आर बेलन का आर है, तो बेलन का आर इसका आर है 4 और एच, ये एच इसका है तो 10 हो जा रहा है। पाई का मान रख देते हैं 22/7, 169, 4 दूनी हो गया 8, 80 यानी 22/7 गुने ये हो जा रहा है 9, 8 को 6 को 14 का 4 यानी 249। तो 22/7 गुने 249 यहाँ लिख देते हैं, तो इसको गुना कर देंगे तो 5 4 7 8/7 यही आंसर आएगा। इसको भाग कर लीजिएगा। खैर इसका तो आंसर किताब में नहीं दिया हुआ है, लगभग इसको भाग करके आंसर लिख सकते हैं ऐसे भी। तो ये हमारा फाइनल हो गया। एक चेक फाइनल नहीं हुआ है, 2 क्वेश्चन और छूट रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन शायद काम लायक नहीं है। अगर ज़्यादा जरूरी होगा तो कमेंट करिएगा, तो हम उसको ऊपर वीडियो बना देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम ये समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नया जोश के साथ। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना कम से कम मत भूलिएगा, उसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक।